बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform, class 10th. Once again, I'm going to record a video lecture for you. The subject is biology and we are studying chapter number 1. Chapter number 1 हम ख़त्म कर चुके हैं. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. एक्सरसाइज आपके बुक में 3 सेक्शंस में है. पहला सेक्शन है सेक्शन ए. उसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से सही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. शॉर्ट एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उन एमसीक्यूज़ में आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है. दूसरा आपके पास पार्ट है सेक्शन बी का. सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस का आपने शॉर्ट आंसर लिखना होता है. और सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस का आपने डिटेल एक कम्प्रहेंसिव आंसर लिखना है. ठीक है जी. आज के वीडियो लेक्चर में मैं तीनों सेक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तीनों सेक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आप ज़रा अपनी किताबें निकाल लें, मैं बुक से इसको पढ़ा रहा हूँ आपको. ये आपका बुक है. इस पेज नंबर 14 पे आप अपने बुक्स खोल लें. पेज नंबर 14 पे आपके पास एक्सरसाइज मौजूद हैं. एक्सरसाइज आपके साथ मौजूद हैं. मैं कैमरा बुक की तरफ कर रहा हूँ और बुक से आपके लिए इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है जी. तो आइए आप अपने बुक की तरफ देखें ज़रा. अच्छा बच्चों, आप ज़रा अपनी बुक्स की तरफ देख लें. ये है यूनिट 10 गैसियस एक्सचेंज. एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं. सेक्शन ए आपका है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर में आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज. इस क्वेश्चन का मतलब है आपने एयर पैसेजवे पढ़ा हुआ है. एयर पैसेजवे के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरतीब क्या है, एक सीक्वेंस के साथ आपने इसको पढ़ा हुआ है. मैं फिर से सीक्वेंस आपको बता देता हूँ. सीक्वेंस उसका ये है कि हम नॉस्ट्रल्स पढ़ते हैं. नॉस्ट्रल से एयर नेज़ल कैविटी में जाती है. नेज़ल कैविटी से एयर फेरिंग्स में आती है. फेरिंग्स से लैरिंग्स में चली जाती है. लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स और लास्ट में पहुंच जाती है एल्वेलाई. ठीक है जी. ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. अब इस सीक्वेंस को आप इन ऑप्शन में देख ले. आप ऑप्शन ए को देख ले तो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया दिया गया है तो ये गलत है. फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है. ऑप्शन बी को देख ले. ऑप्शन बी में पहला लैरिंग्स दिया गया है तो ये भी गलत है. पहला ऑप्शन इसमें फेरिंग्स आएगा. सी आपको देख ले. सी ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये भी इसकी सीक्वेंस गलत है. आप ऑप्शन डी को देख लें. ऑप्शन डी में दिया गया है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. ऑप्शन डी का सीक्वेंस सही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. इसकी सीक्वेंस आपके पास एयर पैसेजवे की है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल. क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें. क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फूड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स बाय. एयर पैसेजवे आपने पढ़ा है. एयर पैसेजवे में मैंने आपसे कहा था कि लैरिंग्स के माउथ को ग्लोटस कहा जाता है. ग्लोटस के ऊपर एक लिड सा होता है और उस लिड का काम है कि जब हम पानी पीते हैं या खुराक को स्वॉलो करते हैं तो वो लिड यानी एपिग्लोटस ग्लोटस को बंद कर देता है और इस तरह लैरिंग्स के अंदर या वाइंड पाइप के अंदर खुराक के पार्टिकल्स या पानी के ड्रॉप्स नहीं जाते. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिग्लोटस. Epiglottis is a lid-like structure which prevent the entering of food and water droplets into the trachea or windpipe. तो करेक्ट आंसर हो गया epiglottis. ऑप्शन सी को देख लें. ऑप्शन सी आपका है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू. लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, बाहर से जो एयर लंग्स के अंदर एंटर होता है विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
या प्रोपोर्शंस या परसेंटेज हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार 16% होती है। अब ऑक्सीजन लंग से ब्लड में कैसे डिफ्यूज़ होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये डिफ्यूजन्स के थ्रू होता है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स में ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए लंग से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो आप ऑप्शन को देख ले, ऑप्शन ए में डिफ्यूजन दिया गया है, डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों आंसर्स गलत हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द एयर पैसेजवे इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप? वाइंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया है। ट्रेकिया इज़ द सेकेंड नेम ऑफ वाइंड पाइप। वाइंड पाइप, ब्रोंकस, एल्वेलस, लैरिंक्स, ट्रेकिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने टिक लगाया हुआ है ऑलरेडी, ये इसका करेक्ट आंसर है। वाइंड पाइप को हम ट्रेकिया भी कहते हैं या ट्रेकिया को वाइंड पाइप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। इन विच डिजीज़ आर द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर ब्रोकन? वॉल्स ऑफ एल्वेलाई कौन सी बीमारी में ब्रोकन होते हैं? आपने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको पढ़ा हुआ है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने एक डिज़ीज़ पढ़ी थी, एम्फिसीमा। एम्फिसीमा आपको अगर याद हो तो एम्फिसीमा उस डिज़ीज़ को कहा जाता है कि जिसमें एल्वेलाइज के वॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव कफ। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कफ की वजह से एल्वेलाई के वॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस तरह एल्वेलाइज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम्फिसीमा। निमोनिया में भी गलत है, ब्रोंकाइटिस भी गलत है, एस्थमा भी गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एम्फिसीमा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लें। द डायफ्राम इज फ्लैट, द रिब्स मूव आउट, दिस अकर इन। इस क्वेश्चन का जवाब आपने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा हुआ है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में आपने पढ़ा था कि जब इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका शेप फ्लैट हो जाता है, उसका शेप फ्लैट हो जाता है और रिब्स बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये प्रोसेस इंस्पायरेशन में होता है। एक्सपायरेशन में डायफ्राम डूम शेप में जाएगा और रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन है इंस्पायरेशंस। इंस्पायरेशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? इंस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लें, 7 की तरफ। द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मसल। The chest cavity is separated from the abdominal cavity by a muscle. तो chest cavity यानी सीने और पेट, इन दोनों के दरमियान एक मस्कुलर शीट लगा हुआ है। हमने पढ़ा था लंग्स में, लंग्स में हमने पढ़ा था कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट लगा हुआ है और उस मस्कुलर शीट को कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम हमें ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है और ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट भी करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज ऑल्सो नोन एज। रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज नोन एज। रिस्पायरेशन को सेलुलर लेवल पे क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग भी नहीं कहते, वेंटिलेशन भी नहीं कहा जाता और इनहेलेशन भी नहीं कहा जाता। इसका सही जवाब है ऑक्सीडेशन। रिस्पायरेशन को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें खुराक के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, खुराक के साथ ऑक्सीजन केमिकली ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन आर सिम्टम्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है तेज़ बुखार, कोल्ड, कफ और स्प्यूटम। स्प्यूटम बलगम को कहते हैं। स्प्यूटम प्रोडक्शंस आर सिम्टम्स ऑफ। ये अलामात दिए गए हैं एक बीमारी के। आपने बीमारी को पहचानना है कि किस बीमारी में ये अलामात होते हैं। एक दिया गया है एम्फिसीमा,
एस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। आप अगर डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लें तो ये अलामात आपको मिलते हैं निमोनिया के डिजीज़ में। निमोनिया इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन ऑप्शन सी जो दिया गया है निमोनिया, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कीमोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ। कीमोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ। कीमोथेरेपी यानी जब हम मेडिसिन से इलाज करते हैं, केमिकल कंपाउंड से किसी डिजीज़ का इलाज करते हैं, थेरेपी इलाज को कहा जाता है। केमिकल कंपाउंड से हम किसी चीज़ का इलाज करते हैं, ठीक है जी। तो कीमोथेरेपी एक स्पेसिफिक इलाज है जो हम एक ख़ास बीमारी में करते हैं, और ये भी हम डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में पड़ा हुआ है। कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है जी। इसके साथ आपका सेक्शन ए हो गया। अब बी और सी की तरफ आते हैं, तो बी और सी ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर लेता हूं। आप ज़रा अपनी बुक की तरफ देख लें। सेक्शन ए के बाद अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। आप अपनी किताब में देख लें। सेक्शन बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू प्लांट्स नॉट नीड स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। वाई डू प्लांट्स नॉट नीड स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। तमाम एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट के बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसकी क्या वजह है? तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा आसान है। आपने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में पढ़ा था। प्लांट के बॉडी के अंदर स्टोमेटा होते हैं, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, और रूट्स डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। रूट्स डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। अब इसका आंसर देख लें। देखिए, प्लांट के अंदर बहुत सारे लीव्स पाए जाते हैं, और लीव्स के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। तो इन स्टोमेटा के थ्रू लीव के ऑलमोस्ट हर सेल तक आसानी से गैसेस मिल जाते हैं। वो अपने गैसेस आसानी से रिमूव भी कर लेते हैं, और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो इनकी ज़रूरत होती है वो आसानी से ले लेते हैं। इसी तरह स्टेम के ऊपर लेंटिसेल पाए जाते हैं। स्टेम के ऊपर क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे से क्रैक्स होते हैं, स्कार्स होते हैं। इन स्कार्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और इसी तरह रूट के इर्द गिर्द सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होते हैं। इन सॉइल पार्टिकल्स या वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुआ होता है, और उसी ऑक्सीजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लांट में हर एक सेल डिफ्यूजन के थ्रू अपने सारे ज़रूरियात पूरे कर सकता है। गैसेस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट ईच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। इस वजह से प्लांट को स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत तब होती है जब सेल्स बहुत ज़्यादा थिक लेयर में पाए जाते हैं, और डिफ्यूजन्स के थ्रू बाहर से सेल अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो इस के लिए फिर बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट का हर एक सेल आसानी से अपने गैसेस की ज़रूरियात पूरी करता है। गैसेस को डिफ्यूजन करने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इस वजह से प्लांट को स्पेशलाइज्ड सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स ये दोनों सब जो हैं ये डिफ्यूजन्स के ज़रिए अपने गैसियस एक्सचेंज के ज़रूरियात पूरे कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म एंड रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क बता दें। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग आप पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाता है, लंग्स के अंदर लेकर जाना होता है, और लंग्स से बाहर निकालना होता है। ये सिर्फ हवा को लंग्स को हवा से भरना और लंग्स को हवा से खाली करना, ये मैकेनिज़्म ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है जी। जबकि रिस्पायरेशन
ये सेलुलर लेवल पे होता है। हर सेल के अंदर एक प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें फूड यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और उनके बॉन्डिंग के अंदर जो एनर्जी मौजूद थी वो एटीपीज़ के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो ये दो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रीदिंग सिंपल एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है जिसमें एयर लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से बाहर निकलता है। रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ये सेल्स के अंदर होता है। इसमें ऑक्सीजन सेल में मौजूद फूड के साथ केमिकली रिएक्ट करता है जिससे फूड मॉलिक्यूल टूट जाता है और उनमें मौजूद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज़ रिलीज़ हो जाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाउ आर द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स एंड लंग्स इम्पोर्टेंट फॉर gaseous exchange? How are the surface area of leaves and lungs important for gaseous exchange? याद रख लें gaseous exchange के लिए दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही gaseous exchange क्विक होगा और जल्दी जल्दी होगा। मतलब सरफेस एरिया इसके मुकाबले में हम देखते हैं ये एरिया कम है, ये सरफेस एरिया कम है और ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो गैसेस यहाँ से ज़्यादा क्विकली डिफ्यूज़ होंगे, यहाँ से ज़्यादा क्विकली डिफ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो यहाँ ये लेयर डायरेक्ट एयर के कम कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि इस लेयर के साथ एयर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, तो एयर आसानी से डिफ्यूजन कर सकता है। एक तो ये ज़रूरत हो गया सरफेस एरिया। दूसरा, यहाँ पे जो सेलुलर लेयर मौजूद है उसकी थिकनेस, थिन एपिथेलियम हम कहते हैं कि थिन एपिथेलियम ज़रूरी है, क्योंकि एयर बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूजन्स के थ्रू जाता है। तो डिफ्यूजन्स तभी जल्दी होगा जब ये ब्लड या सेल और बाहर एनवायरनमेंट के दरमियान ये वाला लेयर ये जितना पतला होगा तो सेल्स ये एयर आसानी के साथ क्विकली अंदर जा पाएगी, क्योंकि गैस को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और वो आसानी के साथ अंदर चले जाते हैं। अब अगर हम देख लेते हैं लीव्स और लंग्स की कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने इस तरह की हुई है कि ये दोनों ज़रूरियात वहाँ पे पूरे हो रहे हैं। लीव्स के अंदर आप लीव को देख ले, सारे लीव इस तरह ब्रॉड होते हैं और उसके ऊपर स्टोमेटाज होते हैं। ये ब्रॉडनेस और स्टोमेटा ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्विक करवाते हैं, क्योंकि लीव जितना थिन होगा तो गैस कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वो बाहर से अंदर दाखिल होगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा तब भी बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो बाहर आएगा। तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है। ठीक है जी। प्लांट के अंदर बहुत सारे लीव्स होते हैं, उसकी शेप ब्रॉड होती है और उस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा और लीव का थिन और ब्रॉडनेस ये एक फैसिलिटी है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इन चीज़ों की वजह से गैसियस एक्सचेंज बहुत क्विक हो जाता है। इसके मुकाबले में हम लंग्स को देख लेते हैं। लंग्स, हमारे लंग्स, पूरे बॉडी के लंग्स सिर्फ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन लंग की डिज़ाइनिंग अल्लाह ताला ने इस तरीके से की हुई है कि इसमें एल्वेलाई पैदा की हुई है। एल्वेलाइज लंग के अंदर मौजूद है, आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में। दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वेलाइज हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और एल्वेलाई के इंटीरियर जो सेलुलर लेयर मौजूद है, इसके अंदर वाला लेयर ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है। तो जब इसके अंदर एयर आ जाता है, इसके अंदर जब एयर आ जाता है तो एयर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और एयर ने यहाँ से थोड़ा सा फासला ट्रेवल करना होता है, सिर्फ इस लेयर को पास करना होता है। जब ये इस लेयर को पास करके यहाँ पे आ जाता है तो इसकी डिफ्यूजन हो जाती है, और अगर ब्लड से इधर जाएगा तो इस लेयर को क्रॉस करेगा। ठीक है जी। तो लंग्स की कंस्ट्रक्शन और लीव्स की कंस्ट्रक्शंस, इसमें स्ट्रक्चरली ये अडेप्टेशंस मौजूद है कि ये प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज को
फैसिलिटेट करता है, प्रोमोट करता है, और इसकी अपनी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन की वजह से, लंग्स और लीव की वजह से इनकी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस ऐसी है कि इसमें गैसियस एक्सचेंज आसानी से होता है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर शेप में, लंग्स के शेप में और लीव के शेप में तब्दीली आएगी तो ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इफ़ेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। एयर पैसेजवे में आपने पढ़ा था कि हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो लंग के अंदर मौजूद हैं उसके अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। इस तरह के कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद हैं। ये ट्रेकिया है तो यहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग्स इस तरह होते हैं। इस तरह ये ब्रोंकस है तो यहाँ पर भी कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कार्टिलेजिनियस रिंग का क्या काम है, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, भी अब फिर से बता देता हूँ। कार्टिलेजिनियस रिंग का काम ये है कि ये ट्रेकिया और ब्रोंकस को ओपन रखते हैं और कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसके अंदर अगर ये कार्टिलेज ना होता तो ये ट्रेकिया और ब्रोंकस ये क्लोज़ हो जाता था, लेकिन कार्टिलेज इसको ओपन रखता है और ये हर वक्त हवा के गुज़र के लिए ओपन रहते हैं। राइट, कार्टिलेजिनियस रिंग का काम ये है कि ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई को ओपन रखते हैं और इसको बंद होने से या कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डायफ्राम एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन ब्रीदिंग। डायफ्राम क्या है और ब्रीदिंग में इसका क्या रोल मौजूद है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट लगा हुआ है, उस मस्कुलर शीट को डायफ्राम कहा जाता है। हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट लगा हुआ है, एक मसल लगा हुआ है। वो मसल थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, तो ये आप मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा है आप लोगों ने कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे इंस्पायरेशन होती है, ये चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ करवाता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो चेस्ट कैविटी का साइज़ छोटा हो जाता है और ये एक्सपायरेशन करता है। तो ब्रीदिंग के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डायफ्राम का अहम रोल है। ठीक है जी, इंस्पायरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपायरेशन में वापस रिलैक्स हो जाता है, तो हमारी ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर, ये क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट योर बुक, व्हाट आर कार्सिनोजेन, नेम एनी 2 कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको। कार्सिनोजेन क्या है और टोबैको के अंदर कौन कौन से कार्सिनोजेन पाए जाते हैं, ये हमने बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग में पढ़ा था। कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को कहा जाता है, वो केमिकल कंपाउंड जो कैंसर को कॉज करते हैं। और इसमें आपने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पढ़े हैं। टार आपने पढ़ा है, आपने बेंजीन को पढ़ा है, आपने फॉर्मल्डिहाइड को पढ़ा, आपने मेटल्स को पढ़ा, आपने रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को पढ़ा। ये सारे कार्सिनोजेन हैं और ये सारे कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है जी, कार्सिनोजेन वो केमिकल कंपाउंड जो बॉडी में कैंसर पैदा करता है और ये टोबैको में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर उसको कहा जाता है जो हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं, और एक्सहेल्ड एयर उसको कहते हैं जो लंग्स से बाहर निकलता है। कंपोजिशन आसान है। इनहेल्ड एयर की कंपोजिशन वो बाहर वाला एयर है, इसमें ऑक्सीजन होता है 21%, CO2 है 0.0003 या 4%, और नाइट्रोजन की मिकदार होती है 78%। इसमें वाटर वेपर्स वेरिएबल्स होते हैं, कभी कम होते हैं तो कभी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ इसका टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है, टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है, यानी गर्मियों में टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। जबकि इसके मुकाबले में हम एक्सहेल्ड एयर को ले लेते हैं। एक्सहेल्ड एयर वो है जो हम लंग से बाहर निकालते हैं, उसको एक्सहेल्ड एयर कहा जाता है। एक्सहेल्ड एयर की कंपोजिशन उसमें O2 होता है 16%, CO2 होता है 4%, नाइट्रोजन की मिकदार सेम होती है 78%, वाटर वेपर सैचुरेटेड होते हैं
ये पानी से भरा हुआ होता है और टेम्परेचर इसका ऑलमोस्ट होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर, राइट। इसके साथ शॉर्ट आंसर ख़त्म हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर की तरफ आ जाएँ तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। Gaseous exchange in plants is important for photosynthesis and respiration. Explain the type of gaseous exchange and its mechanism. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज ज़रूरी होती है। आपने एक्सप्लेन करना है कि फ़ोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं और उसका मैकेनिज़्म क्या है, राइट। इसका बहुत आसान आंसर है, ये हमने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी गैस CO2 है, ये ज़रूरी गैस है, ये कंज्यूम हो रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, राइट। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया जाएगा और ऑक्सीजन चूँकि प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ज़्यादा होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा, समझ गए ना। और कौन से मैकेनिज़्म से निकलता है तो आपने पढ़ा हुआ है, ये डिफ्यूजन से निकलता है, डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। डिफ्यूजन का मतलब है when the gas is moved from an area of high concentration to the area of lower concentration, और उसके लिए स्टोमेटा का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट प्रोसेस जो प्लांट के बॉडी के अंदर होता है वो है रिस्पायरेशन। ठीक है जी, रिस्पायरेशन डे और नाइट दोनों में होता है। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है। तो जब रिस्पायरेशन होगा तो ये ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, ये बाहर की तरफ निकलेगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। इसके लिए भी स्टोमेटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लें। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने पढ़ा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपने पढ़ा था कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे रिब्स ऊपर की तरफ मूव करता है और बाहर की तरफ निकलता है, जिससे चेस्ट कैविटी का साइज़ बड़ा हो जाता है और एयर बाहर से लंग्स की तरफ चली जाती है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उस दौरान डायफ्राम और रिब मसल या इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिलैक्स हो जाते हैं, रिब केज वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाता है। ये हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है और लंग्स में मौजूद हवा बाहर की तरफ निकल जाती है। तो कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स ब्रिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। Question number 3. Draw a diagram of the air passageway in human body and describe the role of different parts in the flow of air passageway. ये हमने पढ़ा हुआ है। एयर पैसेजवे डायग्राम यहाँ पे है, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है, इसके साथ क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, दिस इज़ द डायग्राम। ये वाला डायग्राम, ये एयर पैसेजवे का डायग्राम है। ठीक है, इसको आपने ड्रॉ करना है और मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम लिखने हैं और तरतीब के साथ लिखने हैं। ठीक है जी, इसमें सीक्वेंस ज़रूरी है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड लंग कैंसर। आपने इसके कॉजेज़ बताने हैं। तो ब्रोंकाइटिस का कॉज ऑलरेडी आप जानते हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था। ये बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। निमोनिया का भी हमने पढ़ा था, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है और फंजाइज की वजह से भी हो सकता है। लंग कैंसर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्मोकिंग की वजह से, इसका मेजर काज स्मोकिंग है, और इसका दूसरा काज एरियल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। हवा में मौजूद जो पोल्यूटेंट्स हैं ये भी इसका कॉज हो सकता है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज का एंड है, राइट। आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, हमने चैप्टर को भी कर लिया है। इसको आपने नीट नोटबुक में लिखना है, याद करना है, राइट। और जो आप लिख लेते हैं उसके पिक्चर्स हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करना है। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा।